हेलो, वेलकम टू बीकेबी हाईटेक स्कूल। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दूर हैं तो न मैं आपको प्रणाम कर पाता हूँ, न आप लोग मुझे प्रणाम कर पाते हैं। जो कुछ भी होता है मैं अकेले ही बात करता हूँ। कोई बात नहीं, अभी स्थिति ऐसी ही है कि हम लोगों को दूर रहकर ही पढ़ाई करना पड़ रहा है। मैं अपना भरसक बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझा सकूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है। इतिहास भूगोल की तरह रट कर आप इस चैप्टर को समझ ही नहीं सकते हैं। ऐसा भी मैं बहुत बार करता हूँ, एक ही चीज़ को मैं बहुत तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि किसी भी तरह से वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। इस चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक अभाव। इसमें हम लोग डीएनए को आनुवंशिक आधार मान लिए हैं, आणविक आधार मान लिए हैं, लेकिन इस डीएनए से संबंधित बहुत कुछ बातें हैं। डीएनए को पढ़ेंगे और आरएनए को नहीं पढ़ेंगे तो काम अधूरा रहेगा। आरएनए को पढ़ेंगे, राइबोसोम्स का नहीं पढ़ेंगे तो काम अधूरा रहेगा। राइबोसोम्स को पढ़ेंगे, आप प्रोटीन के बारे में नहीं जानकारी, काम अधूरा रहेगा। हम सब डीएनए के कार्य को ही समझ रहे हैं। डीएनए का एक कार्य था प्रोटीन संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है बहुत बड़ा है। प्रोटीन का संश्लेषण इतना आसान नहीं होता है। हालांकि अगर मैं संक्षेप में कहूं तो पिछले क्लास में मैंने समझाया था। देखिए, अगर मैं प्रोटीन संश्लेषण की बात करूं तो इसको मैं दो चरणों में विभाजित करता हूं। हम लोगों को तो पढ़ना है प्रोटीन संश्लेषण, लेकिन इसके पहले का चीज मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ जो जरूरी है और जिसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे पूरी बढ़िया से। प्रोटीन संश्लेषण को दो भागों में मैं बांटता हूँ। एक को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, याद रखिएगा, और दूसरा जो है ये चरण है। पूरे प्रोटीन संश्लेषण इन दो चरणों में समाप्त होगा, ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। ये दोनों अलग अलग चीज है। इसको स्थानांतरण कहते हैं और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? आपके बुक में क्या दिया हुआ है? इसको हिंदी में अनुलेखन, इसको हिंदी में दिया हुआ है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन और स्थानांतरण ये दो चरण जब पूरा होगा तब जाकर प्रोटीन संश्लेषण होगा। हम लोग सबसे पहले जानेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण में इतना जान लिए कि डीएनए से मैं बताया था कि ऐसे ही प्रोटीन संश्लेषण नहीं बनेगा। डीएनए होगा, ये डीएनए जब एक टेम्पलेट की तरह कार्य करेगा, सांचा की तरह, तो इस डीएनए से क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए। हमने जब आरएनए परसों पढ़ाया था तो आरएनए में मैसेंजर आरएनए का चर्चा किया था। ये मैसेंजर आरएनए ऐसे ही यूकारियोट्स यानी
केंद्रीय कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ये मैसेंजर आरएनए बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो डीएनए के द्वारा। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण कूट लेखन के द्वारा होता है। इसके अंदर भी नाइट्रोजन बेस पेयर बनते हैं और लगते हैं। नाइट्रोजन बेस पेयर को देखते हुए एक कोडोन जो है मैसेंजर आरएनए का बनता है। मैसेंजर आरएनए एक धागे का होता है, डीएनए 2 धागे का होता है। 2 धागे एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रति समानांतर होते हैं और कोडोन और एंटी कोडोन होते हैं, पूरक होते हैं। तो उसमें से एक टेम्पलेट की तरह कार्य करेगा और दूसरा जो है मैसेंजर आरएनए जब बनाएगा तो इसी प्रोसेस को, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। यह मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम्स के पास और बोलेगा कि ये वाला प्रोटीन बनाना है। तो ये वाला प्रोटीन के लिए कौन कौन सा अमीनो अम्ल चाहिए? तो वो अमीनो अम्ल लाने का काम कौन करेगा? तो ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। अब मैसेंजर आरएनए जब जाएगा राइबोसोम के पास और ट्रांसफर आरएनए जब लाएगा अमीनो अम्ल पकड़ कर कोशिका द्रव्य से, तो ये जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहेंगे या स्थानांतरण कहेंगे। इन 2 चरणों में प्रोटीन का निर्माण होगा और प्रोटीन का निर्माण भी एक कार्य है। किसका कार्य है? डीएनए का। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन का संश्लेषण। लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण में हम समझ नहीं पाएंगे कब तक? जब तक हम प्रोटीन को नहीं समझें। इसीलिए आज मैं आप लोगों को प्रोटीन की कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूं कि पहले प्रोटीन को समझिए, तो फिर प्रोटीन कैसे बनता है हम इस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो इसीलिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। प्रोटीन के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी सबसे पहले दूं। तो देखिए यहाँ लिखा हूं प्रोटीन और मेड फ्रॉम 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। 1 प्रोटीन इज या 1 प्रोटीन may be made from 20 types of amino acids। 2-3-4 प्रकार के भी अमीनो अम्ल हो सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हूं मैं, प्रोटीन के अलग अलग नाम क्यों? मात्र 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनता है प्रोटीन, तो 20 प्रकार का प्रोटीन होना चाहिए। अरे भाई, जब एक अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन बन जाता तब न 20 प्रकार का प्रोटीन बनता। शरबत तो सब बनाते हैं, लेकिन शरबत में किस किस चीज की मात्रा और कितनी कितनी मात्रा दी गई है, इसके अनुसार शरबत का टेस्ट जो होता है वह बदल जाता है। तो शरबत अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। तो प्रोटीन एक शरबत है मान लीजिए, और इस प्रोटीन में 20 प्रकार के चीज मिलाए जा सकते हैं। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के मिलाए जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे। और अगर नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? 4-5 प्रकार के अमीनो अम्ल से भी प्रोटीन बना सकते हैं, 10 प्रकार के अमीनो अम्ल से भी प्रोटीन बना सकते हैं। और उसमें भी अब मान लीजिए कि 5 प्रकार का आपको अमीनो अम्ल मिला, इससे शरबत बनाना है, प्रोटीन बनाना है। अब उस 5 प्रकार के मिला तो 5 प्रकार में एक एक की कितनी मात्रा मिला आपको, और उस शरबत में एक एक की कितनी मात्रा मिलाएंगे, इसके ऊपर भी शरबत का टेस्ट बदल जाएगा। शरबत मीन्स क्या? हियर इज शरबत इज प्रोटीन।
प्रोटीन का नाम बदल जाएगा। कब? जब प्रोटीन का स्वाद अलग अलग होगा। और स्वाद अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि कितने प्रकार के अमीनो अम्ल मिलाए गए हैं और किस अमीनो अम्ल की कितनी संख्या मिलाई गई है, इसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोटीन का नाम। मात्र 20 प्रकार के ही अमीनो अम्ल से लाखों प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। अमीनो अम्ल तो ऐसे कारण क्या है? तो इनका संरचना अलग अलग होगा। अमीनो अम्ल अलग अलग प्रकार के मिलेंगे और प्रत्येक अमीनो अम्ल की संख्या भी अलग अलग अगर कर दी जाए तो मिश्रण बहुत प्रकार का तैयार होगा, अर्थात प्रोटीन जो है बहुत प्रकार का बनेगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन का अलग अलग नाम क्यों होगा। अब अगर 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स यानी अमीनो अम्ल मिलेंगे तो एक, जैसे हमने बताया कि डीएनए या आरएनए का अणु कैसे बनता है, तो एक एक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ता है ना। एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड, ऐसे लाखों करोड़ों जब न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो एक आरएनए बनता है और उसका डबल पेयर जब बन जाता है तो डीएनए बन जाता है। उसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड की तरह ही एक एक यहाँ पर अमीनो अम्ल काम करता है। या अमीनो अम्ल को एक फूल समझ लीजिए और एक फूल दूसरे फूल से क्या रहता है? गुथा हुआ रहता है, तो एक लड़ी बनता है, फूल का लड़ी। तो यहाँ पर अमीनो अम्ल का लड़ी बनेगा। और ये याद रखना है, एक अमीनो अम्ल की दूसरे अमीनो अम्ल से जब जुड़ेगा तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और एक पेप्टाइड बॉन्ड रहता तो एक पेप्टाइड बॉन्ड से 2 अमीनो अम्ल मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो हजारों लाखों अमीनो अम्ल, 20 प्रकार का अमीनो अम्ल, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक हो सकती है। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स भी बहुत अधिक होंगे। जब बहुत अमीनो अम्ल मिलेंगे तो अमीनो अम्ल के बीच का जो बॉन्ड होगा वो भी बहुत होगा। इसीलिए उसका नाम हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, और इसको हम लोग, ये जो प्रोटीन की जो चेन बनती है, जो श्रृंखला बनती है अमीनो अम्ल की, इसके बीच इस श्रृंखला में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। इसीलिए प्रोटीन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पेप्टाइड बॉन्ड से, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ एक जो चेन है, एक जो श्रृंखला है, वह प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन का एक ये भी डिफिनेशन हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया। इसकी आवश्यकता क्या है भाई? प्रोटीन की आवश्यकता पर भी जरा हम नजर दौड़ा लें। प्रोटीन मत पूछिए। त्वचा का रंग बनाना है आपका, प्रोटीन की जरूरत है, मेलानिन प्रोटीन। आपका आरबीसी लाल है, क्यों लाल है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। आप किसी एंजाइम का नाम ले लीजिए, हार्मोन का नाम लीजिए, इंसुलिन का नाम ले लीजिए, एंजाइम का नाम ले लीजिए। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नाम आपने सुना ना जी? इसके अलावा आप बहुत सारे एंजाइम का नाम, प्रोटीएज, डीएनए पॉलीमरेज है ना, या डीएनएच जो डीएनए को पाचित कर जाता था, एंजाइम है। वो एंजाइम्स भी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन उनका कार्य अलग हो जाने के कारण
उनको अलग श्रेणी में रखते थे। बट एंजाइम्स हो गए या हार्मोन्स हो गए, वो भी प्रोटीन ही कहे जाते हैं और प्रोटीन ही होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपके बॉडी में अगर प्रोटीन नहीं होगा तो आपका पूरा फंक्शन रुक जाएगा। दूध आप पीते हैं उसमें प्रोटीन होता है, मछली खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, अंडा खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, दाल खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन इसीलिए लेते हैं, आपके शरीर में कोशिकाएं जो बनी हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है? प्रोटीन की है। इसीलिए आप प्रोटीन लेते हैं कि आपका बॉडी ग्रो करे। आपका बॉडी कैसे ग्रो होगा? जब आपके बॉडी में कोशिकाएं बनेंगी, नई नई कोशिकाएं बनेंगी, निर्मित होंगी। जब नई नई कोशिकाएं निर्मित होंगी, बनेंगी, तो उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होगी। तो ये प्रोटीन की आवश्यकता है आपके शरीर में नई कोशिकाओं को बनाने के लिए, या आपके शरीर में जितने भी मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, या नए नए पदार्थों का निर्माण करना है, इन सभी चीज़ों के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। यहाँ एक मैं लिखा हूँ उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा, इनऑर्गेनिक, और एक ऑर्गेनिक, कार्बनिक उत्प्रेरक, और एक पढ़ेंगे अकार्बनिक उत्प्रेरक। अकार्बनिक में वो क्या होते हैं? कहीं पर आपने किसी रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए लोहा रख दिया, कहीं पर निकेल रख दिया, मोलिब्डेनम रख दिया, वो सब अकार्बनिक है क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है। मगर ये जो प्रोटीन है, आप देखेंगे प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बना ग्लिसरीन का, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। इसीलिए इसको हम लोग कार्बनिक अणु हुआ ना, ये प्रोटीन हुआ ना कार्बनिक। ये क्या है? ये है कार्बनिक अणु है, यानी यह एंजाइम है, कैटलिस्ट है। हम लोगों के अंदर जो कैटलिस्ट होता है रासायनिक अभिक्रियाओं को नए पदार्थ बनाने के लिए, या यूं कहूँ कि रासायनिक अभिक्रियाओं को बहुत तेज करने के लिए, हमने 11th क्लास में पढ़ा है उत्प्रेरक का कार्य, वो कार्बनिक रसायन होते हैं, यानी प्रोटीन होते हैं। एक पदार्थ को बनाने के लिए अगर 10 घंटे लगते हैं, ऐसे जनरली हो सकता है एक उत्प्रेरक लगा दिया जाए तो 1 सेकंड में, जो 10 घंटे में लग रहा था काम उतना हो रहा था, हो सकता है 1 सेकंड में एक प्रोडक्ट नहीं बने, 1 सेकंड में लाखों प्रोडक्ट बन जाए। 10 घंटे में एक बनता था तो 1 सेकंड में लाखों। इतना स्पीड जो है फास्ट हो जाता है उत्प्रेरक के कारण। और हमारे बॉडी में जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स जो होते हैं वो भी क्या है? प्रोटीन होते हैं। तो आप समझिए कि हमारे बॉडी में तो उत्प्रेरक 2 प्रकार का याद रखिएगा, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक जो रासायनिक पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक। एंजाइम्स को भी प्रोटीन ही होते हैं। अब मैं यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड की बात करूँ। पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग देखिए सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा इसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं आज, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्लाइसिन नामक, यह ग्लाइसिन है, एक अमीनो अम्ल है, यानी अमीनो एसिड है। इसका मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कैसा है ग्लाइसिन। एक और चीज याद रखिए,
कोई भी अगर अमीनो अम्ल होगा तो एक तरफ COOH कार्बोक्सिलिक समूह होगा और दूसरे एंड पर अमीन समूह यानी NH2 होगा, ये निश्चित है। NH2 एक एंड पर और दूसरे एंड पर COOH कार्बोक्सिलिक समूह होगा। अब ये अलग बात है कि अब इस अमीनो अम्ल का नाम बदल सकता है, CH2 की जगह पर अब इसमें और चेन आ जाएगा, मेथिल, एथिल, कार्बन का चेन बढ़ सकता है ना, एक हाइड्रोजन हटा देंगे CH, यहाँ चेन बढ़ जाएगा, तो अमीनो अम्ल का नाम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कार्बन की संख्या घट बढ़ जाएगी। तो 20 प्रकार का अमीनो, उसमें एक अमीनो अम्ल का चर्चा कर रहा हूँ, ग्लाइसिन। साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ COOH है और दूसरे तरफ NH2। बैटरी आप कैसे जोड़ते हैं? बैटरी मेरे पास है, यहाँ पर था, क्या हो गया, अच्छा फेंका गया बैटरी। अच्छा, उसको समझने के लिए इसको समझ, मान लीजिए कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो बैटरी को कैसे जोड़ते हैं? मतलब प्लस प्लस जोड़ ऐसे जोड़ देते हैं, मुंह में मुंह या पीछा, ऐसे जोड़ देते हैं आप, पिछला भाग को पिछला भाग में या अगला भाग को अगला भाग में, ना ऐसे नहीं जोड़ते हैं। सीधी सी बात है कि बैटरी को कैसे जोड़ते हैं? तो बैटरी को जोड़ते हैं ऐसे, देखिए ये हेड है ना, एक हेड उधर चला गया, तो इसके पूंछ में दूसरे पेंसिल का हेड सटाते हैं। और भी अगर जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे? फिर इसके पूंछ में इसका हेड जोड़ते हैं। यहाँ जोड़ जहाँ बन रहा है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये कैसे बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। जोड़ेंगे कैसे, ये तो समझ में आ गया होगा कि एक अमीनो अम्ल को दूसरे अमीनो अम्ल से कैसे जोड़ेंगे। यानी ऐसा नहीं कि ये COOH चला है तो जो दूसरा जोड़ेंगे वो COOH इधर नहीं आएगा, ये वाला भाग दूसरे ग्लाइसिन जोड़ेंगे, ये वाला भाग अब यहाँ आएगा। यानी अब मैं फिर से जोड़ रहा हूँ, यहाँ प्लस में लिख दिया, फिर से चलिए, NH2 हो गया अमीन समूह, इससे जुड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का कितना होता है? 3 गो होता है ना जी। नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 वैलेंसी होता है, 3 से जुड़ेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक फिर यहाँ पर मिल जाएगा आपको R समूह, एल्किल समूह, यहाँ पर CH2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए, ये नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन मिला, ये CH2 हो गया, लेकिन कार्बन का 4 हाथ होता है ना, तो कार्बन का 1 हाथ तो नाइट्रोजन के साथ मिल गया और 2 हाइड्रोजन। अगर इसको भी मैं बढ़ा दूँ तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया और देखिए कार्बन का 4 हाथ हो गया, फिर यहाँ C, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ H हो गया। इसी को मैं फिर यहाँ समझाने के लिए आपको मतलब बढ़ा दिया, मैं COOH कैसे होता है, ये अलग अलग बॉन्ड करके बता दिया। हाइड्रोजन का सिंगल, यहाँ भी आप COOH से दिखा सकते हैं, COO बॉन्ड, सिंगल O, फिर यहाँ H, है ना, ये आपको दिख रहा है। इसको भी आप उसी के जैसा बना लीजिए जैसे उधर बनाया हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर आप नहीं कहेंगे कि ये कैसे हुआ। इन दोनों को मुझे क्या करना है? ये भी ग्लाइसिन है, ये भी ग्लाइसिन है, इन एक ग्लाइसिन को दूसरे ग्लाइसिन के साथ मुझे ऐड करना है। तो ऐड कैसे होगा? बॉन्ड बनेगा। तो कैसे बॉन्ड बनेगा? इस बॉन्ड में से देखिएगा मैं क्या निकालूंगा, इसमें से मैं जल का एक अणु निकालूंगा, यानी H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को निकालना है।
2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को। तो देखिए मैं इसको नीले रंग से दिखाऊं आपको। OH और H, 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, यहां से ये निकल गया OH प्लस H, यानी क्या निकल गया, H2O निकल गया। अब निकल जाने के बाद अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, ये OH निकल गया, ये निकल गया। इसके 2 हाथ होते हैं ना, तो एक तो हाइड्रोजन बच गया और एक कार्बन जो है मैं ऐसे ऐसे बढ़ा दिया। और इधर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है। तो 2 ग्लाइसिन जो है एक दूसरे से जुड़ गया। ये 2 ग्लाइसिन कैसे जुड़ा, जब 2 ग्लाइसिन के बीच से एक कार्बोक्सिलिक समूह से OH निकला और एक अमीन समूह से हाइड्रोजन निकला, H2O निकल गया। इसी बॉन्ड को जब जल निकल जाता है और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है, इसी बॉन्ड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से न जाने समझ सकते हैं कि जितने अमीनो अम्ल होंगे उन सब अमीनो अम्ल में एक तरफ अमीन समूह होगा, दूसरे तरफ कार्बोक्सिलिक समूह होगा और सब एक दूसरे से जुड़ेंगे और पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे। और ये पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड चेन का रूप लेगा और जिसे हम लोग प्रोटीन कहेंगे, है ना, समझ में आ गया। अब प्रोटीन के बारे में ही एक और आपको जानकारी दे रहा हूं। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत क्या है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत कुछ नहीं है। देखिए एक प्रयोग किया गया 1948 में, हमारे आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में ये 2 लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया, बीडल एवं टैटम के द्वारा। ये बीडल और टैटम ने अध्ययन अपना किया न्यूरोस्पोरा पर। ये न्यूरोस्पोरा क्या है, एक प्रकार का कवक है, हेटेरोट्रोप्स, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और उसी के प्रोटीन पर उसने अध्ययन किया इन 2 लोगों ने। और अपने अध्ययन के पश्चात इन्होंने पाया कि एक एंजाइम को बनाने के लिए एक जीन जिम्मेदार है। तो अपने सिद्धांत का इन्होंने नाम दे दिया एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। इसे कहा गया एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। इन्होंने पाया सबसे पहले 1948 में बीडल और टैटम ने, एक एंजाइम एक जीन से ही बनते हैं। लेकिन बाद में अब फिर तय कर लिया गया कि जो एंजाइम होते हैं उसमें तो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं। ये अलग बात है कि सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं, लेकिन जितने एंजाइम्स होते हैं कार्बनिक एंजाइम्स, वो सब तो प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन का सबके बॉडी में महत्वपूर्ण अलग महत्व है। इसीलिए अब चूंकि एंजाइम में पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड होता है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए उसका नाम अब बदलकर परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड नाम रख दिया गया। ठीक है। अब हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, जानेंगे, प्रोटीन का संरचना कैसा होता है, यानी प्रोटीन कैसे कैसे किस किस रूप में हमें दिख सकता है।
सबसे पहले ये तो आपको पता चल गया होगा कि जो प्रोटीन है वह जटिल कार्बनिक रसायन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, केमिकल है या कंपाउंड कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो निश्चित है। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो निश्चित ही है, लेकिन इसके साथ साथ फास्फोरस और सल्फर भी जुड़ सकते हैं। हमने बताया था अभी कार्बन के जो हाइड्रोजन को अगर हटा दिया जहाँ CH2 होता है वहाँ पर फास्फोरस जुड़ सकता है, सल्फर जुड़ सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे अमीनो अम्ल बन सकते हैं, और अमीनो अम्ल जो बहुत प्रकार के बन सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स डालकर, तो आप समझ सकते हैं प्रोटीन भी अलग अलग होगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के जो स्ट्रक्चर मिलता है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो 4 टाइप्स, 4 प्रकार के मैं यहाँ स्ट्रक्चर बताऊंगा, जो वेरी सिंपल है समझना, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। बस उनका भौतिक आकार ऊपर से देखने पर कैसे वो दिखते हैं उनके आधार पर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। कह सकते हैं प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थीय संरचना, ये 4 प्रकार के संरचना होते हैं। एक तो चीज आप जान गए कि जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल का एक चेन होता है, एक लड़ी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक फूल एक अमीनो अम्ल है और उसको गूंथ दिया गया एक दूसरे में, तो एक लड़ी बने। ऐसे एक अमीनो अम्ल, दूसरा अमीनो अम्ल, मैं ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ, ये अमीनो अम्ल हो गया। बहुत सारे अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब ऐसे सीधा संरचना मिलेगा तो बस यूं कह लीजिए, अब ऐसे कह दिए इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है। इस प्रकार के संरचना को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन जब यह क्या हो जाए, कुंडलित हो जाए, द्वितीयक संरचना। कैसे? ऐसे देखिए, नीला रंग वाला चेन मैं बना दूं, कुंडली समझते हैं ना, सर्पिल, ऐसे स्प्रिंग जैसा एक ही लड़ी है ना, लेकिन जब ऐसे सर्पिल हो जाए, और ये सर्पिल गेंदा का ही जब गोल गोल ऐसे घुमाकर इस पर बहुत सारे अमीनो अम्ल लगे हुए हैं, है ना, ये सब बहुत सारे इस पर अमीनो अम्ल हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। मतलब सब सर्पिल में इस तरह कुंडली जब मार लेंगे पूरे अमीनो अम्ल, यानी लड़ी जब कुंडली मार लेगा ऐसे, तो इसको कहेंगे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी द्वितीयक संरचना। अब तृतीयक संरचना क्या होगी? अब ये जो लड़ी बना, इसका भी लड़ी का भी लड़ी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, एक ही। कैसे? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये बढ़ रहा है, फिर इसी पर चढ़ा, फिर ये इसी पर चढ़ा, सीधा नहीं, बल्कि सब ये कुंडलित तो हो रहे हैं, लेकिन कुंडलित होकर, जैसे हीमोग्लोबिन का जानते हैं ना, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ऐसे गोल आकृति बन जाए। एक ही है प्रोटीन, एक ही लड़ी है, और एक दूसरे पर कुंडलित, और इस प्रकार कुंडलित की सीधा नहीं कुंडलित, एक दूसरे पर चढ़कर गोल आकृति बन जाए। इस प्रकार के संरचना को हम लोग टर्शियरी संरचना यानी तृतीयक संरचना कहते हैं प्रोटीन का। चतुर्थीय संरचना भी होता है। वो कैसे? तो चतुर्थीय संरचना में एक प्रोटीन नहीं होगा, बस इतना ही, यानी एक लड़ी नहीं होगा, प्रोटीन एक ही है। अब मान लीजिए कि अब फिर से एक दूसरा प्रोटीन अब इसी पर आ गया, देखिए इसी में बना दिया, या चलिए अलग बना, एक लड़ी ये हो गया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन,
और फिर एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन भी इसी में समाहित हो गया, एक दूसरे से उलझ गया। फिर एक तीसरा भी पॉलीपेप्टाइड चेन इसी में समाहित हो गया। अमीनो अम्ल है इसमें, है एक और हो गया। मतलब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन जब एक दूसरे में इस प्रकार गोल संरचना बना लेंगे तो इस प्रकार के संरचना को हम लोग क्वार्टरनी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर? तो ये प्रोटीन जो है हमें मुख्य रूप से 4 स्ट्रक्चर में मिल सकते हैं एनवायरनमेंट में, हमारे बॉडी में, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आज खासकर आप लोगों को प्रोटीन के बारे में आप लोगों को बताया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में बताया, एक सिद्धांत के बारे में बताया, और दूसरा चीज मैंने बताया कि प्रोटीन किस किस स्ट्रक्चर में मिलते हैं। कल मैं और भी इसका चर्चा करूंगा, आनुवांशिक कोड और जेनेटिक कोड के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा मैं। उसके बाद में प्रोटीन संश्लेषण के बारे में भी चर्चा करूंगा, जिसके 2 प्रोसेस मैंने बताया था, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। फिलहाल लेकिन कल ही मैं चर्चा करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, चैट में या फीडबैक। आपको अटेंडेंस में देखिए फीडबैक भी होगा एक ऑप्शन कि क्लास आज का कैसा लगा, ये भी आज आप मुझे ज़रूर बताएंगे आज ही, अगर मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं तो, है ना? तब मेरा हौसला अफजाई होगा, मुझे भी मन लगेगा कि मैं अच्छे तरीके से आपको और भी बताऊं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।